नमस्ते दोस्तों। हिंदी भाषा की खूबसूरत, उम्दा और चुनिंदा कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए ख्याति प्राप्त लेखिका आरती प्रणय जी की लिखी हुई कहानी स्वर्णिम अवशेष। आरती प्रणय जी पात्र अपने आसपास से उठाती हैं और गहरी संवेदना के साथ उन्हें ऐसे प्रस्तुत करती हैं कि वे पात्र जीवंत हो उठते हैं। इनकी कहानियां देश भर में पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। तो शुरू करते हैं उनकी कहानी स्वर्णिम अवशेष। अभी तक तुमने कुछ जवाब नहीं दिया बेटा। 7 दिन हो गए। माँ के कहे ये शब्द और याचना करती हुई उनकी आंखें सौम्या की आंखों की नींद को कोसों दूर ले गए थे। तभी सुबह का अलार्म बज उठा। उसे चेत आया कि आज ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग है। सौम्या उठी और जल्दी जल्दी तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ गई। पिताजी, माँ, दीदी और डॉक्टर सौम्या अग्रवाल आईएएस, बस 4 का खुशहाल छोटा सा परिवार था। दीदी ने पूछा, आज इतनी जल्दी जा रही हो? सौम्या अर्जेंट मीटिंग कहते हुए अपना बैग उठाकर निकल ही रही थी कि पिताजी ने भी जाते जाते टोक दिया, बेटा, माँ की बातों पर विचार जरूर करना, पर कोई भी फैसला दबाव में आकर मत लेना। तुम दोनों बेटियों की खुशियाँ हमारे लिए बराबर अहमियत रखती हैं। घर से ऑफिस पहुंचने में सौम्या को घंटा भर लग जाता था। इस 1 घंटे में उसका मन मीलों का सफ़र तय कर रहा था। उसकी आंखों के सामने दीदी की सगाई वाले दिन की तस्वीर आ गई। लाल साड़ी, खुले बाल, आंखों में काजल, कितनी प्यारी लग रही थी वो। सौम्या ने उसे छेड़ते हुए कहा था, दीदी, इस बार तो देखने वाले आपको अंगूठी पहनाए बिना नहीं रह पाएंगे। परी सी लग रही हो आप। एक कुंठा युक्त हंसी के साथ दीदी ने जवाब दिया था, हाँ, बिना पंख की परी। क्यों पिताजी, माँ मेरा उपहास उड़वाते हैं? मेरे जीवन साथी तो मेरी ये बैसाखी ही रहेगी। फिर कुछ रुक कर बोली थी, सौम्या, अंगूठी पहनने वाले हाथ से पहले सबकी नज़रें मेरी बैसाखी पर जाकर टिक जाती हैं। इस बार भी लड़के वाले आएंगे और मुझ पर कुछ दया और कुछ सहानुभूति दिखाकर चले जाएंगे। 2 मोटे मोटे आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए थे, मानो उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हों। सौम्या ने कहा था, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और फिर बड़ी उम्मीद से दीदी को लेकर ड्राइंग रूम में आ गई थी। ड्राइंग रूम में दीदी को देखने के लिए आया हुआ लड़का अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ बैठा हुआ था। माँ ने दीदी की तारीफ़ों का सिलसिला शुरू कर दिया। वो पूरी कोशिश कर रही थी कि अपनी बेटी के गुणों के सामने उसकी विकलांगता को छोटा साबित कर सकें। इस कठोर सत्य से लड़के वाले भी अच्छी तरह वाकिफ थे और इसलिए वो एक सौदा पहले से ही मन में लेकर आए थे। लड़के के पिता ने कहा, देखिए अग्रवाल साहब, आपके परिवार और आपकी बड़ी लड़की के गुणों का हमें पहले से ही पता है। हम तो बस ये कहने आए हैं कि जिस तरह एक कमी आपकी बेटी में है, उसी तरह एक कमी हमारे छोटे बेटे में भी। अगर हम दोनों परिवार कमियों को अनदेखा कर बच्चों को अपना लें तो हमारा और हमारे बच्चों का सपना पूरा हो जाएगा। तभी ड्राइवर ने स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी चढ़ा दी। सौम्या जोर से ड्राइवर पर चिल्ला उठी। उसने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाल दिया। ड्राइवर के सॉरी मैडम बोलने पर भी सौम्या ने उसे कहा, सॉरी कहने से क्या होता है? मानो वो ये बात समय से कह रही हो। उस दिन जैसे वो अपने सौम्य स्वभाव को ही भूल गई थी। मीटिंग के बाद चपरासी आकर बोला, मैडम खाना लगा दिया है। तब भी उसने चिल्लाते हुए कहा, भूख नहीं है फिर भी खा लूं? चपरासी घबरा कर बोला, आप ही ने कहा था लगाना जी। सौम्या को लगने लगा शायद वो आज अपने आपे में नहीं है, तभी तो ऐसा बर्ताव सबसे कर रही है। फिर जब कुछ गरीब किसान आकर उससे अपनी समस्याएं सुनाने लगे तो सौम्या को लगा जैसे उन गरीब किसानों की शक्ल में उसकी माँ उसके सामने खड़ी है और अपनी बड़ी बेटी के सुखी भविष्य की याचना कर रही है। शाम हो गई थी। ऑफिस के सारे कर्मचारी घर चले गए थे। आखिरकार सभी तो अपने घर की खुशियों के लिए ही नौकरी करते हैं। सौम्या समझ नहीं पा रही थी कि कैसे वो इस चक्रव्यूह से निकले। सारी जिंदगी वो इसी ग्लानि से ग्रसित रही थी कि उसकी दीदी ने उसे छत से गिरने से बचाते हुए अपनी टांगें गंवा दी थीं और जैसे उसके हिस्से का सारा दुख अपने हिस्से में ले लिया था। सौम्या को लग रहा था कि आज वो उस ग्लानि से मुक्ति पा सकती है। उसके एक निर्णय से, एक झटके में
दीदी को बैसाखी की जगह किसी के कंधे का सहारा मिल जाएगा। पर सौम्या जानती थी कि अगर दीदी उसके लिए शरीर है तो उसका चिर मित्र अभिषेक उसकी सांसें, जिसके बिना वो जी ही नहीं सकती। अभिषेक से उसकी दोस्ती तब हुई थी जब वो 10वीं कक्षा में थी। पहले तो दोनों अच्छे दोस्त थे, पर समय दोस्ती को प्रेम में बदल रहा था। एनडीए में चुने जाने के कारण अभिषेक का और 4 साल पुणे में रहना तय हो गया। सौम्या भी वहीं कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी। शुरू से ही उसका सपना था आईएएस अधिकारी बनना, परंतु उसे क्या पता था कि वही सपना पूरा होने पर उसकी सबसे प्यारी चीज छीन लेगा। सौम्या की दशा महाभारत के कर्ण की तरह थी, जिसे माँ के द्वारा अपनाए जाने की खुशी के साथ साथ माँ के छल की वेदना भी मिली। जब कठिन फैसला लेना होता है तो सब चाहते हैं कि समय की गति रुक जाए, परंतु समय तो किसी की भावनाओं की परवाह किए बगैर अपनी रफ्तार से ही चलता रहता है। चपरासी ने आकर कहा, मैडम 7 बज गए, चाय लेंगी एक बार आप? शायद अप्रत्यक्ष रूप से कहना चाह रहा था कि ऑफिस बंद होने का समय हो गया है। सौम्या ने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा, पर उस दिन घर जाने के लिए उसके कदम ही नहीं उठ रहे थे। मंदिर के सामने से गुजरते हुए सौम्या के हाथ प्रणाम की मुद्रा में जुड़ गए। वो मन ही मन कह रही थी, हम तो सोचते थे कि हमारी जोड़ी शायद ऊपर से ही बनकर आई है। तभी तो तुमने इतने संयोग बनाए कि मैं और अभिषेक इतने वर्ष अलग अलग प्रोफेशन में रहकर भी हमेशा एक साथ रहे। फिर आज क्यों? जब अभिषेक आखिरी दौर की ट्रेनिंग के लिए देहरादून गया था, तभी सौम्या आईएएस के परीक्षा पास कर ट्रेनिंग के लिए मसूरी पहुंची थी। हर शनिवार अभिषेक एकेडमी आ जाता था। दोनों घंटों किसी शांत जगह बैठते जाकर। अभिषेक अक्सर अपने हाथों में उसका हाथ लेकर कहता, सौम्या, मुझे लगता है जब तक तुम्हारा हाथ मेरे साथ है तभी तक मुझ में जीने की इच्छा रहेगी। सौम्या भी अक्सर शाम को मसूरी की मॉल रोड से देहरादून की चमकती रोशनी देखने जाया करती थी। उसे लगता था जैसे उसने अभिषेक को देख लिया हो। उसे देहरादून ही अपना लगने लगा था। कहते हैं जहाँ अपने बसते हैं वही शहर अपना लगता है। वो तो 5 दिन उससे ना मिलने पर भी बेचैन हो उठती थी, लेकिन आज उसके सामने जीवन भर अभिषेक के बिना जीने का प्रश्न था। घर पहुंचते ही माँ ने फिर वही सवाल पूछा। माँ का ये पूछना आज उसे किसी बनिए के तगादे से कम नहीं लग रहा था। सौम्या सीधे अपने कमरे में चली गई। घर में घुसते ही लड़के वालों के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे थे। देखिए अग्रवाल साहब, मेरा छोटा बेटा बहुत ही होशियार है। उसने भी बचपन से ही आईएएस बनने का सपना देखा था। 2 बार प्रीलिम्स में हुआ और अंतिम बारी में मेंस में भी। पर नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। इंटरव्यू के लिए जाते हुए एक ट्रक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मार दी। जान तो बच गई, पर हादसे में उसके सपने सदा के लिए खो गए। असफलता का यह सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और डिप्रेशन में चला गया। ये सब कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर उन्होंने संभलते हुए कहा था, अग्रवाल साहब, मैं अपने बेटे को जानता हूँ। इसे अपने सपनों के टूटने के दुख से अधिक अपने पिताजी के सपनों को न पूरा कर पाने का दुख है। हमें तो लगता है कि राकेश की इस हालत के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। मैं ही उससे हमेशा कहता था कि जब मैं लाल बत्ती की गाड़ी पर बैठूंगा तब गर्व से कह पाऊंगा कि मैं राकेश का पिता हूँ। फिर कुछ देर रुककर बोले, डॉक्टर कहते हैं कि अगर इसे कुछ पल के लिए भी लगे कि इसने अपने माँ बाप का सपना पूरा कर दिया है तो शायद ये ठीक हो जाए। सौम्या अपने कमरे में पहुंचकर ऑफिस से लाई फाइलों को रख रही थी। कितनी अर्जियां थीं, कितने प्रस्ताव, कितनी शिकायतें, पर उसके जहन में लड़के के पिता का प्रस्ताव ही घूम रहा था। अगर आपकी छोटी बिटिया हमारी बहू बन जाए तो कहीं ना कहीं राकेश अपने सपनों की भरपाई कर पाएगा। ये मशवरा हमारे डॉक्टर का भी है। आप भरोसा रखिए, मेरा छोटा बेटा बहुत ही नेक है। आईआईटी से पास इंजीनियर भी है। डिप्रेशन से तो निकल ही जाएगा सौम्या का साथ पाकर। सौम्या का हाथ अचानक कमरे में रखे फ्लावर पॉट से टकरा गया। शीशे के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। सौम्या बड़े जतन से उन्हें समेट रही थी, जैसे अभिषेक के साथ बिताए समय की यादों को समेट रही हो। आजकल अभिषेक की पोस्टिंग जम्मू में थी। जब भी उसके माँ पिताजी उसे शादी के लिए कहते वो हर बार नया बहाना बनाता था, क्योंकि सौम्या ने उससे कहा था कि जब तक दीदी की शादी नहीं होगी वो शादी नहीं कर सकती। जब भी फ़ोन करता तो पूछता, दीदी का रिश्ता आया? तभी फ़ोन बज उठा।
अभिषेक ही था। कहने लगा, सौम्या, मैं 15 दिनों के लिए छुट्टी पर आ रहा हूँ, इस बार सगाई तो करके ही रहेंगे। सौम्या की चुप्पी सुनकर हंस उठा। कहने लगा, अरे डरो मत, जब तक तुम नहीं चाहोगी कुछ नहीं करूँगा या कहूँगा। फिर उसने जल्दी से फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखा ही था कि सौम्या की दीदी कमरे में आ गई। कहने लगी, सौमी, तुझे कैसा लगा था आज वाला लड़का? मुझे तो पहली बार कोई अच्छा लगा। उसकी आंखें मुझे प्यार से देख रही थीं, सहानुभूति से नहीं। ऐसा पहली बार हुआ। और कितनी अच्छी आवाज़ है। कितने प्यार से मुझे पूछा था, आपको भी मैं पसंद हूँ ना? दीदी सौम्या के पास आकर बैठ गई। कहने लगी, सौमी, पहली बार किसी ने मेरी इच्छा जानने की कोशिश की। यह रिश्ता हो जाएगा ना? फिर हंसते हुए कहने लगी, अरे तू प्रे करना मेरे लिए। बचपन में तू जो भी विश करती थी वो ज़रूर पूरी होती थी। बेचारी दीदी लड़के वालों की सारी शर्तों से अनभिज्ञ थी। ये सारी बातें उन्होंने तब कही थी जब दीदी वहाँ नहीं थीं। सौम्या की हालत त्रिशंकु जैसी हो गई थी। ना तो वो दीदी की आंखों में निराशा का दर्द देख सकती थी और ना ही अभिषेक के बिना अपने जीवन को। उसने तय किया कि वो अभिषेक से मिले बिना कोई भी निर्णय नहीं लेगी। उसे एहसास था कि उसके जीवन और उसकी सांसों पर उससे ज़्यादा अधिकार अभिषेक का है। वो जानती थी कि कुछ रिश्ते बेनाम होकर भी कितने अधिकार समाये रहते हैं। सौम्या ने माँ से कहा कि 3 दिनों के लिए उसे कुछ ज़रूरी काम से दिल्ली जाना है, तब तक किसी तरह लड़के वालों को समझाकर रोक लें। माँ ने थोड़ी नाराज़गी दिखाते हुए हामी भर दी। सौम्या ने अभिषेक को फ़ोन कर तुरंत दिल्ली आ जाने को कहा। अभिषेक इस समय के ताने बाने से बेखबर पूछने लगा, सगाई की अंगूठी भी लेता हूँ क्या? सौम्या की आवाज़ रुक सी गई। उसने कहा, बस आ जाओ। फ्लाइट में बैठते उसे नींद ने घेर लिया। हफ्ते भर से सोई जो नहीं थी। आज अभिषेक से मिलने की आशा से उसे सुकून मिल गया था शायद। अचानक वो देवा स्वप्न में खो गई। उसका और अभिषेक का घर, उसमें सुंदर सा उसका बेडरूम, जिसकी खिड़की से चांदनी छन छन कर बिस्तर पर आ रही थी। सौम्या अभिषेक की छाती में अपना सर छिपाकर सो रही है और अभिषेक धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हुए कह रहा है, हम दोनों जीवन के अंतिम क्षण तक ऐसे ही साथ रहेंगे। तभी एयर होस्टेस की आवाज़ से सौम्या की नींद खुल गई। शून्य आंखें चारों तरफ देखने लगीं। ना अभिषेक था, ना चांदनी, बस था तो घनघोर अंधेरा, दूर से दिखती शहर की बत्तियां। एयरपोर्ट पर उसे लेने एक सरकारी गाड़ी आई थी। उसकी लाल बत्ती देख मन हुआ अभी इसे हटा दे। कितनी हसरत से इन्हीं बत्तियों को बचपन से देखती थी सौम्या। आज यही बत्तियां उसके जीवन का ग्रहण बन गई थीं। खैर, गाड़ी के पास जाते वो सब कुछ भूल गई। अभिषेक जो खड़ा था वहाँ, कहा, इतना बड़ा बोर्ड लेकर तुम्हारा ड्राइवर खड़ा था तो सोचा आप आएंगी तो ज़रूर। अभिषेक ने ब्लैक टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। मूछें भी बड़ी हो गई थीं। ज़रूरत से ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। सौम्या ने कहा, एकदम कैप्टन वाली पर्सनालिटी लग रही है तुम्हारी। वो बोला, तुम्हें शक है क्या? कितने दिनों बाद वो हंसी थी आज। आर्मी गेस्ट हाउस में अभिषेक ने 2 कमरे बुक करवाए थे। सारे रास्ते कार में बैठा उसके हाथ अपने हाथों में थामे रहा। गेस्ट हाउस पहुंचते ही बोला, ये आखिरी बार है कि हम 2 रूम लेकर रुक रहे हैं। सौम्या की आंखें झुक गईं। सौम्या तैयार होकर खाने के लिए आई। फिरोज़ी साड़ी, खुले बाल, माथे पर फिरोज़ी बिंदी और हल्के गुलाबी कलर की लिपस्टिक। बहुत ही सुंदर लग रही थी। अभिषेक ने देखते ही कहा, इतनी सुंदर लड़की की आंखें उदास अच्छी नहीं लगती। सच, दुनिया भले ही न देख पाए पर प्यार करने वाले की आंखों से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। सौम्या ने सोचा, कम से कम एक रात तो अभिषेक को चैन से सोने दे, इसलिए उसने कुछ भी नहीं बताया। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो देखा अभिषेक तैयार दरवाजे पे खड़ा था। कहने लगा, मैडम, कैप्टन ने एक प्लान बनाया है। आज हम ताजमहल देखने जाएंगे। जब आपने बिना बात के बहाने से हमें बुला ही लिया तो हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा। सौम्या भी उस पल भूल गई कि उसका आने का मकसद क्या था। उसने हामी भर दी। दोनों आगरा पहुँचे। पूनम की रात थी। दोनों घंटों ताजमहल के पास बैठे रहे, प्रेम के उस अप्रतिम प्रतीक को अपलक निहारते और निरंतर महसूस करते हुए। सौम्या ने अभिषेक से कहा, जानते हो अभिषेक,
प्यार में लोग अक्सर अपने प्रेमी या प्रेमिका से कहते हैं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। पर जानते हो, इस ताजमहल को बनाने वाला प्रेमी शाहजहां भी मुमताज महल के मरने के बाद 3 दशकों तक जिया। अभिषेक मुस्कुरा उठा। उसने आगरे के किले की ओर देखते हुए कहा, फिर तो तुम ये भी जानती होगी कि जब औरंगजेब ने उसे आगरे के किले में बंद कर दिया था तो वो वहाँ से हर रोज हर पल इस ताजमहल को देखा करता था। प्रेम का अर्थ 2 शरीरों का साथ रहना मात्र तो नहीं होता है। सौम्या अपने आप को रोक नहीं सकी। वो अपनी सारी परिस्थितियां और मजबूरी एक सांस में अभिषेक को कह गई, मानो उसे कोई दौरा पड़ा हो। अंत में रोते हुए अभिषेक से लिपट गई। अभिषेक, मुझे रास्ता बताओ, मैं थक गई हूँ। अभिषेक ने जोर से उसे छाती से सटा लिया और थोड़ी देर तक उसे रोने दिया, शायद उसकी पीड़ा कुछ कम हो जाए। फिर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अरे पगली, इतनी कमज़ोर हो तुम, मुझे नहीं पता था। अरे मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, अपने देश समाज सबकी रक्षा की शपथ ली है मैंने। फिर तुम्हारी दीदी तो मेरी भी बहन जैसी हुई, उनकी रक्षा करना तो हम दोनों का धर्म है। बैसाखी का सहारा लेकर चलना अपने आप में इतनी पीड़ादायक है, फिर ऐसे में टूटे दिल का बोझ कहाँ उठा पाएंगी? वो तो हम जैसे जांबाज ऑफिसर और तुम जैसी साहसी लड़की ही उठा सकते हैं। सौम्या अभिषेक की आंखों का दर्द साफ पढ़ सकती थी, पर मजबूर आंखें उसे अनदेखा कर गईं। अपने आंसू पोंछकर उसने अभिषेक का हाथ थामते हुए कहा, तुम तुम तो सचमुच आर्मी के जाबाज ऑफिसर बन गए हो। कितनी आसानी से कुर्बानी दे दी अपनी प्यार की। दोनों दिल्ली के लिए चल दिए। रास्ते पर गाड़ी में खामोशी थी, मानो तूफान के बाद की शांति हो। दिल्ली पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई थी। एयरपोर्ट पर सौम्या अभिषेक से आखिरी बार गले मिली तो अभिषेक बोल उठा, सौमी, मुझसे एक वादा करो, तुम मुझे याद करके रोओगी नहीं, ना ही मुझे अतीत बनाकर भुलाना, बल्कि हमेशा एक खुशनुमा एहसास बनाकर याद करना। मैं भी तुम्हें इसी तरह याद रखूंगा। अगली सुबह सौम्या ने लड़के वालों के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी और माँ ने फ़ोन करके उन्हें इस बारे में बता दिया। थोड़ी ही देर बाद दीदी पागलों सी खुश होकर उसके कमरे में आई और आते ही सौम्या से लिपट गई। कहा, सौमी, तेरी विश और प्रेयर फिर से काम कर गई। रंजीत ने हाँ कर दी। दीदी की आंखों की खुशी को देखकर सौम्या अपनी सारी व्यथा भूल गई। उसने अभिषेक को सगाई पर देने के लिए अपनी पहली तनख्वाह से एक सोने की अंगूठी बनवाई थी। वो अंगूठी उसने निकाल कर अपनी दीदी को दे दी और कहा, दीदी, बस एक काम करना, अपनी सगाई पर जीजा जी को तुम यही अंगूठी पहनाना। सौम्या को लगा जैसे दीदी के इस खुशनुमा पल के सामने उसका सारा अतीत स्मृति मात्र है और वो अंगूठी उस अतीत का स्वर्णिम अवशेष। अभी आप सुन रहे थे आरती प्रणय जी की लिखी हुई कहानी स्वर्णिम अवशेष। आशा करती हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।